हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी गौर से पढ़ो। मेरा नाम है विभु गौर एंड आई टीच करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। इन द पास्ट 1.5 years we have built a community of more than 100k aspirants on our Instagram page and a family of more than 17,000 subscribers on our YouTube channel। आज की वीडियो बहुत खास है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही आसान टॉपिक की, जिसका नाम है हाउ टू एनालाइज मॉक्स फॉर प्रीलिम्स 2026। देखिए, अब प्रीलिम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है और हम लोगों को अब मॉक्स देने की बहुत इच्छा हो रही होगी। सही बात है। अब बात ऐसी है कि मॉक देना एक बात है, लेकिन उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब मॉक इज एज गुड एज इट्स एनालिसिस। अगर आप मॉक को एनालाइज नहीं करते हो ढंग से, तो फिर उस मॉक का कोई फायदा है नहीं। अब मॉक एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो और टेक्निकल बात, भैया हम वैसे ही इतने परेशान हैं, आप और परेशान करने आ गए? नहीं, आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। भाई, मैंने बहुत सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, बिल्कुल मतलब एक एस्पिरेंट की नीड को और उसके टाइम को समझ के, और आपके लिए एक प्यारा सा मॉक टेस्ट एनालाइजर भी बनाया है जिसको आप यूज कर सकते हो। बस आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहो और देखो कि आप अपने मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो बड़े आराम से चलेंगे और बहुत बेसिक बातें करेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स जार्गन, कोई टर्म कुछ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखो, मैं आपसे बोलता हूं कि आपको एग्जाम में, आप प्रीलिम्स देने जाते हो, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अगर आप मुझसे पूछो तो आपको सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन। भैया सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन? हाँ। सबसे पहले, द क्वेश्चन यू आर 100% श्योर, यू कैन बेट योर लाइफ कि भाई यही आंसर है, मुझे पता है ना, आई एम श्योर। खत्म हो गई बात। दूसरे, यू हैव जीरो आइडिया कि भैया हमें नहीं पता है क्या, हमने सब कुछ यूज करके देख लिया, हमें नहीं समझ आ रहा कि इसका क्या आंसर है, हमारा ईमान नहीं मान रहा, हमारा दिल नहीं मान रहा कि हम किस ऑप्शन को टिक करें। सो दीज आर द सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन एंड द रिमेनिंग फॉल अंडर द थर्ड कैटेगरी। यहां पर वो सेकंड कैटेगरी या फिर कैटेगरी बी है। मतलब आप श्योर भी नहीं हो 100%, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको जीरो आइडिया है। एक आधी स्टेटमेंट एलिमिनेट हो रही है, कोई कॉमन सेंस लग रही है, कोई लॉजिक लग गया, कोई तुक्का लग गया, कोई गट फीलिंग आ गई। सो दैट फॉल्स अंडर कैटेगरी बी। आई होप ये बात क्लियर है दैट देर आर 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। कैटेगरी ए, यू आर 100% श्योर। कैटेगरी बी, यू हैव अटेम्प्टेड यूजिंग समथिंग। एंड कैटेगरी सी, दैट यू कैन नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, ये है कैटेगरी ए के 2 टाइप्स के क्वेश्चन। ठीक है, कैटेगरी ए क्वेश्चन। आपने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गोल्डन ट्राइंगल रिफर्स टू द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपने आंख बंद किया और कहा कि लो जी, आंसर है सी, आर्टिकल 21, 14 एंड 19। ये है 100% श्योर, मैं, मेरे को मालूम है इसका आंसर यही है। समझे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो मैंने मार्क कर दिया और मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये मेरा कैटेगरी ए क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? ए। अच्छा, मैंने अगला क्वेश्चन देखा, विद रेफरेंस टू आईयूसीएन, अच्छा जी, एंड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? आईयूसीएन इज एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अरे भैया, ये गलत स्टेटमेंट है। मैंने देखा, मैं हंसा, ओहो, अच्छा, अरे वाह, फर्स्ट तो 1 2 3 ऑप्शन में है, तो आंसर क्या आ गया? बी, 2 एंड 3। मैंने बाकी 2 स्टेटमेंट देखी ही नहीं, मेरे को खट से आंसर मिल गया। ठीक है, मैं बिल्कुल श्योर हूं, मैं अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट कर रहा हूं, 100% श्योर हूं। आंसर क्या आ गया? ए, मतलब सॉरी, आंसर क्या आ गया इसका? बी। और ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन बन गया? ए। ठीक है, समझे ए कैटेगरी के क्वेश्चन कैसे दिखते हैं, एग्जाम में कैसे फील होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू कैटेगरी बी। ये है कैटेगरी बी, या पहले कैटेगरी सी पे चले? चलो पहले कैटेगरी सी पे चलते हैं। कैटेगरी सी क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैं पढ़ के भी नहीं आया। क्या कोई स्टेटमेंट है जो मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा? द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1931 बाय पीसी महलनोबिस। मुझे नहीं पता। मैं अब ये जबरदस्ती के तुक्के लगाऊं वो मैं नहीं बोल रहा हूं, बट आई हैव नो आइडिया। The National Sample Survey Organization was developed at ISI. Maybe, maybe not. I don't have any idea. And the ISI has only one center across India. I don't know. ठीक है, अब मैं मन से कुछ बना लूं, कुछ सोच लूं तो अलग बात है, बट मेरे को आता नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा। कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट मेरे को एकदम दिख भी नहीं रही। चलो मैं 3 को भी मानूं, फिर भी मेरे पास ए और बी 2 ऑप्शन बचेंगे। अगर मैं 3 को मानूं कि ओनली 1 सेंटर तो नहीं होगा, ठीक है, तो भी आई विल बी लेफ्ट विद 2 ऑप्शन। अब मैं क्या करूं, है ना? तो नहीं हो रहा मुझसे अटेम्प्ट। तो ये है कैटेगरी सी क्वेश्चन। अच्छा, मैं छोड़ दूंगा इसको। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्क्स ऑफ बंकिम चंद्र चैटर्जी? मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, मैं छोड़ के आया था। अब मैं क्या करूं इसमें? आई हैव नो आइडिया। सो दिस इज अगेन कैटेगरी सी क्वेश्चन, मैं नहीं अटेम्प्ट कर सकता। ठीक है, अब आ जाओ कैटेगरी बी क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, एनसीपीओआर।
The National Center for Polar and Ocean Research is an autonomous research and development institution under the Ministry of Science and Tech. मुझे पता है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, मैं पढ़ के आया था। अच्छा, इससे क्या हुआ? दो स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गई श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ, बिकॉज मेरी नॉलेज थी। नाउ आई एम लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, 2 and 4, 3 and 4, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सो नाउ ओनली थिंग दैट आई हैव टू डू इज टू फिगर आउट वेदर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। ये हो गया कैटेगरी बी क्वेश्चन। अब यहां पर रिस्क लेना बनता है। मैं दोनों स्टेटमेंट्स को एक बार एनालाइज करूंगा। हो सकता है आप इसमें मतलब 50-50 चांसेस होते हैं ना इस कैटेगरी में कि आप हो सकता है एक सही मारो एक गलत मारो, तो इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। बट आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू दैट कैटेगरी बी क्वेश्चन दिखते किस तरीके से हैं। सबसे पहली जो मैंने एलिमिनेशन करी वो नॉलेज पे थी। पहली एलिमिनेशन कभी भी तुक्के पे नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद जब आप दो ऑप्शंस पे आ जाओ देन यू माइट गो फॉर अ तुक्का कि हाँ ठीक है यार, दोनों में से बेटर कौन सा लग रहा है, चलो उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसका आंसर, खैर इसका आंसर भाई आपका 3 and 4 है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने कोर्स में डिस्कस करता हूं। हम पढ़ाते ही करंट अफेयर्स को इस तरीके से हैं, सारे जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनको टॉपिक क्वेश्चन उसकी तरह ही पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा इसका आंसर 3 and 4 है, आप उसको पढ़ भी सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेप्रोसी के ऊपर। अब मैंने देखते ही देख लिया कि अरे नहीं वायरल, मुझे पढ़ के आया हूं बैक्टीरियल है, वायरल तो नहीं है। तो ठीक है जी, स्टेटमेंट नंबर 1 एलिमिनेट हो गई। अच्छा, मैंने अपनी नॉलेज से दो स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दी नॉलेज से। नाउ आई एम लेफ्ट विद 2 and 3, 2 and 3 and 4। तो मुझे ये बात तो समझ आ गई कि 2 and 3 and 2 and 3 तो सही है। The only thing that I have to now bet on is whether the fourth statement is correct or incorrect. The fourth statement है the first recorded case of leprosy in human history was reported during the Second World War. I know that leprosy बहुत पुराना इन्फेक्शन है, तो मुझे लगेगा यार वर्ल्ड वॉर है तो बड़ी वियर्ड सी स्टेटमेंट है, गलत होगी। आंसर आ गया 2 and 3। ठीक है, सो यहां सही हो गया, बट ये भी कैटेगरी बी है। श्योर तो मैं नहीं था, है ना। आप समझ पाए होंगे कि जहां पहली एलिमिनेशन नॉलेज से हो एंड देन यू आर लेफ्ट विद टू ऑप्शन, देन यू कैन कॉल इट अ कैटेगरी बी क्वेश्चन। या तो आंसर आ जाता जैसे यहां आया आईयूसीएन के केस में, तो ये कैटेगरी ए हो गया। पर जहां दो बच गए, कोई एक डिसीजन हमको गट फीलिंग पे लेना पड़ गया, वो कैटेगरी बी। और जहां पहली एलिमिनेशन भी नॉलेज पे नहीं हुई, दैट इज कैटेगरी सी। I hope I was able to explain you 3 categories of question. Now that you are clear with category A, B, C, आपका जो मॉक टेस्ट है या आपका एक्चुअल एग्जाम है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आप क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट करते चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक। कोई ये नहीं कि उल्टा शुरू करना है इधर शुरू करना है, नहीं। ए फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 100 तक चलो, मार्क करते चलो, ये मेरा ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, जब आपने ये मार्क कर लिया, आपका पेपर खत्म हो गया, आपके पास इस तरह से लिस्ट आ गई। अब आपको कुछ इस तरह का एनालाइजर बनाना है। इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो आप प्रिंट निकाल के अटैच कर सकते हो अपने हर मॉक टेस्ट के साथ। अब मैंने यहां लिख दिया मेरे कैटेगरी ए क्वेश्चन कौन से थे। फॉर द सिंप्लिसिटी अभी मैंने 1 से लेकर 30 तक लिख दिया डायरेक्ट, कि मैंने फर्स्ट 30 क्वेश्चन मेरे ए कैटेगरी के क्वेश्चन थे, या तो वो करेक्ट होंगे या इनकरेक्ट होंगे। फिर मैंने लिखा मेरे कैटेगरी बी कौन कौन से थे। 50 क्वेश्चन मेरे कैटेगरी बी थे, 31 से लेकर 80 तक। एंड मेरे लास्ट 20 क्वेश्चन कैटेगरी सी थे। मतलब ये तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करे, तो करेक्ट इनकरेक्ट की बात ही नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब जब मैंने ऐसे लिख लिए, पहले तो मैं लिख लूंगा मेरे किस कैटेगरी के। कैटेगरी ए के क्वेश्चन सारे यहां लिख लूंगा, कैटेगरी बी के क्वेश्चन सारे यहां लिख लूंगा, कैटेगरी सी के यहां लिख लूंगा। अब मैं पेपर चेक करूंगा आंसर की और देखूंगा फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ या गलत है, ठीक है या गलत है, एंड आई विल कीप मार्किंग। खत्म। ऐसा करके मेरे पास इस तरह का एक एनालिसिस आ जाएगा। अब मैं लास्ट में चेक करूंगा कि मेरे कैटेगरी ए क्वेश्चन 30 थे, 27 मेरे ठीक हुए, 3 मेरे कैटेगरी एक क्वेश्चन गलत हो गए जिसपे मैं श्योर था, तो मेरी एक्यूरेसी आई 90%। ये एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। फिर मैं देखूंगा यहां पर मैंने 50 अटेम्प्ट करे, मेरे 30 सही हुए, 20 गलत हुए, मेरी 60% एक्यूरेसी है, ग्रेट। आइडियली 50 भी है तो काम बन जाता है। और यहां पर कोई एक्यूरेसी की बात ही नहीं, ये मैं 20 कर ही नहीं पाया। अब हमको सबसे पहले रिवाइज क्या करना है? सबसे पहले हमको रिवाइज करने हैं ये क्वेश्चन जो हमसे सॉल्व ही नहीं हुए। फिर हमको रिवाइज करने हैं ये क्वेश्चन जो हम इतने श्योर थे और फिर भी गलत हो गए। फिर हमको रिवाइज करने हैं ये 50 के 50 क्वेश्चन। हाँ, जो आप श्योर थे और वो सही भी हो गए, वो एक बार को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इस ऑर्डर में आपको आपके फिर क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। आपके पास ऐसी एक शीट अपने हर मॉक टेस्ट के बाद होनी चाहिए। ऐसी ही एक एम्प्टी शीट मैंने बना दी है। ये 2 पेज की पीडीएफ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दी है। आप जाइए, इस मॉक टेस्ट एनालाइजर को डाउनलोड करिए, ठीक है, इसका प्रिंट निकालिए, हर मॉक टेस्ट के बाद इसको फिल करिए और अपनी एक्यूरेसी को चेक करो। सिंपल सी बात है, आपकी एक्यूरेसी यहां पर 100% होनी चाहिए, यहां पर मोर देन 50% होनी चाहिए, और ये नंबर कम से कम होना चाहिए। आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे आपको ये रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। दैट इज द मोस्ट इजी एंड सिंपल वे टू एनालाइज मॉक, आई थिंक। आई मीन आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेटेड, आई नेवर ट्राई टू कॉम्प्लिकेटेड। मैं कुछ भी क्रेजी बातें नहीं करता हूँ भाई, आपके जैसा हूँ, आपके जैसी ही बातें करता हूँ कि भाई एक एस्पिरेंट के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है दिमाग लगाने का कि ऐसे एनालाइज कर लो वैसे एनालाइज कर लो, नहीं।
मोटी बात है, ऐसे एनालाइज करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये तरीका अच्छा लगा होगा, ये जो मॉक टेस्ट एनालाइजर हमने आपके लिए बनाया है आपको ये अच्छा लगेगा। अगर अच्छी लगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच ऑसम वीडियोस फॉर प्रीलिम्स 2026। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।